हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 7th क्लास है और मेरे प्यारे बच्चों इसी 7th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत सेकंड जो हमारी बुक है, और उसी में हम चैप्टर नंबर 5 जो है कल आपका शुरू कर चुके हैं। और आपको पता है कि चैप्टर नंबर 5 है हमारा जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो हमने जनजातियां, खाना बदोश लोग कौन होते हैं इनके बारे में हमने पढ़ा और समझा। क्लियर हो गया? खाना बदोश जो व्यक्ति खाने की तलाश में या तो ऋतु प्रवास करते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, हमने उनको देखा कि वे लोग ऐसे खाना बदोश होते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ उनकी चित्रकारी थी। जनजातीय आपका सताल चित्र है खर्रा का, उसे हम लोग आपका देख रहे थे। हमारे समक्ष ये था। चलिए ध्यान दीजिए, तो इतना हम लोग आपका पढ़ चुके थे। बड़े शहरों के परे आपके जनजातीय जो समाज है उस समाज को हम लोग आपका देख चुके थे और इन पर आपका बात कर चुके थे। ठीक है, इन्हें हमको देख लिया। जनजातीय लोग कौन थे, इन्होंने इस चीज को हमने देख लिया कि भाई जनजातीय लोग कौन थे, कैसे वो लोग रहते थे, कैसे अपनी संस्कृति और अपनी चीजों को आपका पीढ़ीगत रूप से वो आपके परंपरागत तरीके से आगे बढ़ाते थे। इसको भी हमने आपका इस चैप्टर के माध्यम से देखने का और जानने का आपका प्रयास किया। क्लियर है? और इतना जो था हम इस लेक्चर के अंतर्गत आपका देख चुके हैं और बात भी की है। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी? तो कल मैंने आपको कुछ क्षेत्र दिखाए थे कि भारत में प्रमुख जनजाति कहाँ कहाँ रहती है। तो हमने गोंड और खोंड के विषय में देखा, भील के बारे में पढ़ा और हमने बलूच, लांगा, खोरका और खोकर के बारे में पढ़ा। खोकर बेसिकली जाट थे, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो इन सबको हम लोग आपका अच्छे से आपका देख चुके थे। अब आज हम बात करेंगे खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। क्लियर है? तो पहली बात आपको पता होना चाहिए खाना बदोश और घुमंतू लोग कौन थे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। बेसिकली क्या करते थे, वे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान या दूर दूर तक वो क्या करते थे, घूमते थे और अन्य पशुचारी उत्पाद पर निर्भर था। यानी कि पशुचार जो था उत्पाद पर निर्भर था। अगर वो अपने जानवरों को बाहर लेके जाएंगे, वहां उनको चारा खिलाएंगे तो पशु दूध देंगे, दूध घी वगैरह को बेचते थे। यानी कि जितना भी खानो बदोश व्यक्ति हैं उनका मुख्य जीवन क्या है, आजीविका। तो खाना बदोश वालों की जो मुख्य आजीविका है मेरे प्यारे बच्चों, वो उनका पशुपालन है और वो पशु के लिए ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, आपका जाते हैं। खेतिहार स्थलों से अनाज, कपड़ा, बर्तन ऐसी चीजें के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय करते हैं। यानी क्या, उनको अनाज चाहिए तो किसान से लेंगे, कपड़ा चाहिए तो बुनकर से लेंगे, बर्तन आपके कुम्हार से लेंगे और वो बदले में क्या देते थे, उनको ऊन देते थे, घी देते थे। इन सारी चीजों का वो आदान प्रदान करते थे। तो एग्जाम्पल यहाँ सामने दिखाया गया, क्या कर रहे हैं वो, वस्तु विनिमय कर रहे थे। और आप जानते हैं पहले के जमाने में वस्तु विनिमय होती थी। घुमंतु व्यापारियों की श्रृंखला भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती है। यह मेवा इकट्ठा करके उसे ऊंटों पर लादा जा रहा है और मध्य एशिया से व्यापारी ऐसी वस्तुओं को भारत लाते हैं, बाजरे और अन्य उन्हें स्थानीय बाजार तक पहुंचाते हैं। तो बेसिकली मीडिएटर का काम कौन कर रहे हैं, तो आपके ये जो आपके बंजारे हैं ये आपके कर रहे हैं। जानवरों पर सामान की ढुलाई का काम करते थे, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। ठीक, बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। तो बंजारे कौन थे, आपका खाना बदोश थे। उनका कारवा डांडा कहलाता था। कारवा मतलब होता है जब बहुत सारे आपका जो बंजारे हैं
जब वो व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उनको कारवा कहते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगरों के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते हैं। बादशाह जागीर अपने स्मरणों में लिखते हैं कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे आपका मुगल सेनाओं के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए इतने बैलों की जरूरत होती थी, इतने बैल अनाज होते थे। तो खाना बदोश लोगों को क्या क्या कहा गया, कारवा को डांडा कहा गया। और वो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में थे। और आप जानते हैं सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति बहुत सख्त थी। कैसी थी उसकी बाजार नीति? बहुत सख्त थी। और वो क्या करते थे, अनाज वगैरह इकट्ठा करके आपके शहरों में बैलगाड़ी से ले जाकर उनको बेचते। अब देखिए थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं और आपको और चीजें समझ आए। खाना बदोश और भ्रमणशील समूह। खाना बदोश घुमंतु लोग होते हैं, उनमें से कई पशु चारण होते हैं, तो वो अपनी रेड़ियां पशुबंद के साथ चारगाह घूमते हैं। इसी तरह दस्तकार फेरी वाले और नृत्य गायक तथा अन्य तस्बीन घुर्णशील समूह अपना काम धंधा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं। खाना बदोश और भ्रमणशील समूह दोनों ही अक्सर उस जगह पर लौट कर आते हैं जहां उन्हें पिछले साल का दौरा किया था। क्या किया है? जहां उन्होंने पिछले साल का दौरा किया है। ये सारी जगह, ये सारी चीजें हमको दिखाई देती हैं। अब बंजारों के बारे में बड़ी अच्छी कहानी है जो आपको दिखाई देगी और बात करेंगे। बात कर रहे हैं बंजारे। बंजारे होते कौन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जयसी अजबपुर, ध्यान दे बेटा। कह रहे हैं कि 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत आने वाले एक व्यापारी, अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बाजार का वर्णन किया है। तो अंग्रेज व्यापारी थे, उनका नाम था पीटर मंडी। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों के एक टांडा से हुई जहां बहुत सारे लोगों का समूह है, क्लियर है, जिनका कारवां चलता था, उसी को डांडा कहा गया, जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाज से लदे थे। ये बंजारे लोहे अपनी पूरी गृहस्थी, बीवी और बच्चों के साथ अपने स्थान वापस चले जाते। कैसे थे? अपने बच्चों के साथ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपका चले जाते थे। ठीक, एक टाडा में कई परिवार होते थे। उनका जीवन जीने का तरीका भार वाहक से मिलता जुलता था, जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। कैसे थे उनका? ध्यान दीजिए, उनकी निरंतर आपका शिफ्टिंग थी जो आपका चलती रहती। गाय बैल उनके अपने होते थे। कई बार सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे, लेकिन ज्यादातर वे खुद सौदागर थे। अनाज जहां सस्ता उपलब्ध है वहीं से ही खरीदते थे और उस जगह ले जाते थे। जहां वह महंगा है वहां फिर ऐसी चीजों को लाद के ले जाते थे और किसी और जगह मुनाफे के साथ बेच सकते थे। चीजों को खरीदा, जिस बाजार में जिस जगह उन चीजों को रेट अच्छा मिलेगा, लाभ अच्छा मिलेगा, तो आप उनको देख सकते हैं, ठीक, कि कैसे वो आपका प्रॉफिट के लिए जाएंगे। ठीक, टांडा में 6 से 700 तक के लोग होते हैं। वे एक दिन में, आपके ध्यान रखिए, 6 से 7 मील से ज्यादा सफर नहीं करते, यहाँ तक कि मौसम भी नहीं है। वे अपने गाय बैलों को सामान उतारने के बाद उन्हें चलाने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि जमीन पर्याप्त है और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। कैसी है? जमीन पर्याप्त है और कोई उन्हें नहीं रोक सकता। पता करें कि आज गांव में शहर तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है। बंजारों के तौर पर यह
मायने विभिन्न और आपके समान। चलिए आप थोड़ा सा ये देखिए, कह रहे हैं कि कई पशु चारक जनजातियां मवेशी, घोड़े जैसे जानवरों को पालने, पोसने और संपन्न लोगों के साथ उन्हें बेचने का काम करती थी। यानी कि कुछ जनजातियां ऐसी थी जो आपका पशुचार करती थी, मवेशियों को, जानवरों को, घोड़े जैसे को आपका पालती थी और बाद में उन्हें किसी के हाथों बेच देती थी। जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, बकरों को पालते हैं, टेलर है, बकरी पालते हैं, दूध प्राप्त करते हैं, ऊन प्राप्त करते हैं और बाद में उनको बेच देते हैं। क्लियर है? ऐसे ही ये लोग करते थे। ठीक है ना? गाय भैंस पाली और बैल पाले और उनको बेच दिए। ठीक है ना? ये आपको दिखाई देगा। और कह रहे हैं कि छोटे मोटे विभिन्न जाति भी अपने गांव से दूसरी ओर आपका भ्रमण करने लगी थी। क्या करते थे वो आपका? एक गांव से दूसरे गांव की तरफ वो लोग आपका भ्रमण करते थे, घूमते रहते थे बेसिकली। ठीक है ना? अब देखिए, ये लोग रस्सी, सरकंडे, फूस की चटाई, मोटे बोरे, माल बनाते थे और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों का, गायक, अन्य तमाशों की भी जनजातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांव में काम कर गांव की कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। वो लोग शहर में जाते थे, वहाँ कुछ कला का प्रदर्शन करते थे और उसी से उनका गुजर बसर, अपना जीवन यापन आपका चलता था। चलिए तो एक बार देख लीजिए बेटा, बंजारे क्या होते हैं, कैसे करते हैं। किसी का डाउट है पूछ लीजिए। चलिए, जीएससी भरोली खाल, कोई एक बच्चा माइक ले बेटा और चैप्टर पढ़े। जीएससी भरोली खाल, कोई भी एक बच्चा माइक लेकर चैप्टर पढ़े बेटा। शाबाश, जीएससी भरोली खाल, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान दे बेटा, देखिए, बदलता समाज और नई जातियां और श्रेणियां, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले, हुनर मतलब जिनमें कुछ काम करने की स्किल होती है, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ती गई। वर्णों के भीतर भी छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। कैसी लगी? जातियां उभरने लगी, वर्णों के भीतर छोटे छोटे उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियां और सामाजिक समूह को रीति विभाजित समाज में शामिल कर दिया गया। उन्हें जातियों का तर्ज दर्जा दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनारों, लोहारों, बढ़ती हुई राजमिस्त्रियों को भी ब्राह्मणों द्वारा जाति के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्णों की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बन गई। यानी कि पहले किसकी बात थी? वर्ण की बजाय क्या बन गई? जाति आपका समाज का संगठन का आधार बन गई।
चलिए, जाति और विचार विमर्श। वर्तमान में तमिलनाडु के आपका तिरुचिरापल्ली तालुका, तालुका मतलब होता है आपका कोई भी क्षेत्र, जैसे आपका तहसील का रीजन होता है, हम उसको बोलते हैं आपका तालुका, स्थित में उडाईकोन देयार 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। कह रहे हैं कि एक ब्राह्मणों की विचार आपकी सभा का विचार हुआ, और कहां पर हुआ? आपके तमिलनाडु में, जगह थी आपका तिरुचिरापल्ली, तालुका यानी कोई क्षेत्र हुआ या तहसील वाला क्षेत्र बोलते हैं। वहां पर एक अभिलेख मिलता है जिसमें आप समझेंगे कि अच्छे से जाति पर आपका विचार विमर्श आपका किया गया था। अब कह रहे हैं वे रथकारों, यानी कि जिसका शाब्दिक अर्थ है रथ बनाने वाले लोग। तो रथकारों कौन हो गए? देखिए, एक टाइम था जब राजा महाराजा थे, तो उस समय जो लोग आपका रथ बनाते थे उनको थोड़ा सा लोअर कैटेगरी में आपका देखते थे वो लोग। क्लियर है? सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे हैं। अब जो लोग आपका रथ बनाते हैं उनकी सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे हैं। उन्होंने इस जाति के काम काज तय किए। उन्होंने वास्तुकला, रथों, गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वारा बनाई गई मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने आपके सजे सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना आपका शामिल था। ये सारी चीजें क्या थी? इसके अंतर्गत आपका आती थी, और ये आपको सारा इसके अंतर्गत आपको दिखाई देता था। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? जो आपके रथ बनाने लोग हैं, बनाने वालों पर ब्राह्मणों की एक सभा बैठी है और उनके काम को, आधारों को तय कर रहे हैं कि भाई जो लोग रथ बनाते हैं साथ में वो क्या क्या और आपका सारी चीजें आपका कर सकते हैं। तो आप इसको देखिए। क्लियर है? यानी कि ब्राह्मणों की एक सभा ने क्या किया? जाति के आधार पर विचार विमर्श से किसी के काम को आपका तय किया। अब कह रहे हैं कि 11वीं और 12वीं सदी के आते आते, यानी कि जो आपकी 11वीं सेंचुरी है और 12वीं सेंचुरी के आते आते क्षेत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में इजाफा हुआ। देखिए, इजाफा का मतलब है बढ़ना, वृद्धि बोलते हैं इजाफा। फारसी का शब्द है आपका इजाफा, और ये बढ़ रहा है यानी कि वृद्धि को बोलते हैं। ठीक, आप देखिए, जैसे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते हैं। यानी कि 11वीं और 12वीं की सतह क्या है? पहले कहा गया मैं आपका क्षत्रिय हूं, लेकिन क्षत्रिय एक आपका वर्ण हो गया, लेकिन वर्ण के अंदर भी क्या उभर रही है? आपका गोत्र उभरे, कहीं जाति उभरी, और जातियों के अंदर क्या निकले? गोत्र। देखिए, पहले वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था का सब कैटेगराइज क्या हो गया? आपका जाति हो गई, और जातियों के नीचे क्या आए बच्चों? आप उनके गोत्र। क्लियर हो गया? जैसे किसी की वंशावली होती है, जैसे हूण गोत्र के हो गए, चंदेल हो गए, आपके चालुक्य हो गए, क्या हो गए? दूसरी वंश परंपरा से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजाति में आते थे और बाद के कुल राजपूत माने जाते थे। जो कुछ पहले आए। चलिए, जीआईसी अमोड़ी, जीआईसी अमोड़ी, आप माइक लें, कोई भी एक बच्चा स्कूल से। जीआईसी अमोड़ी, आप चैप्टर को पढ़ें बेटा, बोले, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। आप चैप्टर को पढ़ें, जीआईसी अमोड़ी पढ़िए बेटा। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षेत्र के बीच नए राजपूत गहरे की ताकत में काफी इजाफा हुआ। वे चालुक्यों और कुछ दूसरी वंश प्रवास से आते थे। इनमें से कुछ पहले जाति में आते थे और बाद में कोई कुल राजपूत मान लिए गए हैं। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विदेशी क्रांति आबो क्षेत्र में यह एक कई तरह की परिवर्तन हो रहे थे और शासकीय ने राज्यों में निर्वात में अपनी शब्द का इस्तेमाल किया था। इसाकों के रूप में राजदूत गोपा के उद्यान का राजनीति लोगों ने अनुसार किया। धीरे धीरे ब्रपन कई जानकारी जाति व्यवस्था हिस्से बनी गई, लेकिन केवल प्रमुख जातीय परिवार ही प्रमुख
वर्ण में शाली हो गया है, इसीलिए समाज की छोटी जानती में ही जगह बन पाई। दूसरे ताकत पंजाब सिद्ध और अपना लिया था। जाति उत्तर पश्चिमी सरहद की सबूतशाली जनतियों की काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वह जाति व्यवस्था को नाकते रहे। जानती हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैरवादी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर तस्वीर का नहीं किया गई। राज्यों की उपयुक्त जानकारी लोगों के बीच हुई सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे लिखे हैं। जहांगीर से एक नजर गोल। नजदीक से एक नजर, जहांगीर से नहीं बेटा, नजदीक से एक नजर। चलिए दोबारा आगे बढ़े। गोड लो गोडवानु नमक विशाल वन देश में रहते थे। वह राजनीति के स्थानांतरित अर्थात जो बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोड जानपूत जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बांटी हुई थी। प्रेत कुल का अपना राज्य या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासन के इतिहास अकबरनामा के उल्लेख है कि गढ़ी घटना को गोल्ड राज्य में साथ रख बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए बोर्ड हो गया सर? जी सर, धन्यवाद सर। हाँ, ये गौड़ जाति है शायद, मुझे लगता है गौड़ जाति है ना ये। हाँ सर। हेलो जी सर, ये जी गौड़ सर, जाति है जो आप आजकल ये गौड़ लिखते हैं अपने आप को। नमस्कार। नहीं सर, वो ये सर बेसिकली गोंड है, ये जो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। हाँ ये गोंड आपका है? जो सर गोंड है, ये आपकी जनजाति है बेसिकली। ये आपका छत्तीसगढ़ में जनजाति है सर ये? उड़ीसा। हाँ सर, अच्छा। हाँ सर। हाँ जी, जी सर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है सर। ये गौड़ जो होते हैं जो ब्राह्मण लिखते हैं वो अलग है शायद, लगता है। हाँ सर, सर वो अलग है। ठीक है, ये अलग है। ठीक है, हाँ हाँ, धन्यवाद। मैं ये देख रहा हूँ ना इस तरह। नमस्कार, मैं रूपचंद पवार हूँ थोड़ा। ठीक है सर, है ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। चलिए, तो चलिए बच्चों, आज फिलहाल हम लोग आपके इतने रखते हैं। बच्ची ने पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और कल इसको हम अच्छे से आपका डिस्क्राइब कर लेंगे। चलिए, धन्यवाद।